हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुस्मारक पत्र। ये आरओ मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। पत्र लेखन के अंतर्गत जो 9 प्रकार के पत्र दिए गए हैं उसमें एक आपका है अनुस्मारक पत्र। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिमाइंडर, या इसका दूसरा नाम भी है अनुस्मरण पत्र। ये कब लिखा जाता है, कब भेजा जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे विस्तार से। कमेंट में बहुत सारे लोग पूछ ही रहे थे सर अनुस्मारक क्या होता है, ठीक है। और सही बात है कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अनुस्मारक होता क्या है, हम किन परिस्थितियों में रिमाइंडर भेजते हैं, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां बन सकती हैं, उसका आलेख प्रारूप क्या होगा, कहाँ पर हमको क्या लिखना है, ये किस तरीके से भेजा जाता है, तो उसी पर हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे आज अनुस्मारक पत्र पर। और सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप और विज्ञप्ति, इतने पत्र आपको हम पढ़ा चुके हैं। अनुस्मारक पत्र आज आपको, और परिपत्र भी आपको पढ़ा दिया है। अनुस्मारक पत्र आज आपका हो गया है। अब आपका बचेगा टिप्पण और प्रतिवेदन, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपकी, और सारणी रूप, टिप्पण, प्रतिवेदन और आपका सारणी रूप, ये 3 चीज़ें आपकी बचेंगी, तो वो भी हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और निबंध आप देख रहे, लगातार आपको निबंध दिए जा रहे हैं क्लास में और बैच में, तो उनकी आप लोग लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए। जो निबंध हमने दिए हैं, पूरा कंटेंट आपको प्रॉपर दिया है, 1000, 1200, 1500 शब्दों का पूरा कंटेंट है। उसमें से आपको 600 शब्दों का निबंध लिखना है आरओ के लिए, और पीसीएस के लिए आपको 700 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी बार आप निबंध लिखेंगे, आप देखेंगे कि उतनी बार आपके निबंध में फिनिशिंग आएगी, मतलब और अच्छा आप लिख पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। निबंध की प्रैक्टिस आप लोग अवश्य करते रहिए। जो भी हम टॉपिक देते हैं उसको आप 2 बार 3 बार, मतलब जितने बार आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मार्केट में जो जैसे आपकी कॉपी लोक सेवाएं मिलती है, वैसी कॉपी मार्केट में अवेलेबल है उसी मार्जिन के साथ। तो हो सके तो वो कॉपी आप लोग मार्केट से परचेज कर लीजिए, और उसमें कोशिश कीजिए लिखने की कि कितने शब्द आपके एक पेज में आते हैं, उसी आधार पर आपको कितने पेज लिखने हैं। हो सकता है किसी के 90 शब्द एक पेज मारे, किसी के 100, किसी के 110, किसी के 80, ऐसे हो सकता है। कोई छोटा लिखता है, कोई बड़ा लिखता है, कोई स्पेस ज़्यादा छोड़ता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है अपने लिखने का पैटर्न है। तो आप उसमें लिखने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वैसी कॉपी आपको लोक सेवा आयोग में भी मिलेगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर आप A4 पे लिखते थोड़ा सा ना, कि मतलब आप यहाँ पर लिख रहे थे तो A4 साइज बड़ा होता है, वहाँ पर भी A4 होता है, लेकिन उसमें दोनों साइड मार्जिन दे दिया जाता है। मार्जिन में कभी नहीं लिखा जाता है, ना ही लेफ्ट साइड में और ना ही राइट साइड में। मार्जिन को आपको छोड़ देना है, जितना अंदर वो बॉक्स जैसा बनाया गया है उसी में आपको लिखना होता है, ठीक। चलिए, तो अनुस्मारक पत्र जान लेते हैं। पूरी परिभाषा लिखी है, विशेषताएं लिखी हुई हैं। इसकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी प्रॉपर, और जो एग्जाम्पल वगैरह हैं वो भी आपको ग्रुप में उपलब्ध होंगे पूरे लिखे हुए। अनुस्मारक का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी पत्र का जवाब आने में विलंब होता है। विलंब होता है मतलब, अब मान लो कोई पत्र आपने भेजा किसी विभाग को, किसी मंत्रालय को, किसी कार्यालय को, आपने कोई पत्र भेजा और वो पत्र चला गया। अब वो सरकारी पत्र था या किसी प्रकार का कोई पत्र हो सकता है, लेकिन मतलब कि ज़्यादातर केसेज में ये होता है कि जो शासकीय पत्र होता है, सरकारी पत्र होता है, उसी केस में अनुस्मारक पत्र ज़्यादा भेजा जाता है। हालांकि अनुस्मारक पत्र किसी भी पत्र के संदर्भ में भेजा जा सकता है, लेकिन जो शासकीय पत्र होता है उसके संदर्भ में अनुस्मारक पत्र ज़्यादा भेजा जाता है, ठीक। तो मान लो आपने कोई एक पत्र भेजा किसी काम के लिए, कोई सूचना मांगने के लिए, कोई आख्या मांगने के लिए, कोई प्रस्ताव मांगने के लिए, या कुछ भी मांगने के लिए, कुछ भी जानकारी मांगने के लिए या देने के लिए आपने पत्र भेजा किसी कार्यालय को, किसी विभाग को, और कई दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मामला बड़ा गंभीर है, आवश्यक है, जरूरी मामला है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। अब चूंकि आप जा तो सकते नहीं, चूंकि पत्राचार हो रहा है तो सारी बातें पत्रों से ही होंगी। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, जब मामला बहुत विचारणीय है, गंभीर है, आवश्यक है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप एक अनुस्मारक पत्र भेज देंगे, यानी कि रिमाइंडर डाल देंगे कि हमारे फला फला पत्र संख्या इतने दिनांक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ये सूचना मांगी गई थी।
और आपके कार्यालय द्वारा, आपके विभाग द्वारा अभी तक ये सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। कृपया शासकीय हित में ये सूचना तत्काल या शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इतनी बात आप लिख देंगे। जो बातें आपने पहले पत्र में सारी लिखी थी, पूरा संदर्भ दिया था, पूरा मैटर समझाया था, पूरे केस के बारे में बताया था, वो सारी बातें नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो पत्र तो उनके पास पहुंच ही गया ना पहले से। वो पत्र तो पहुंच ही गया, तो उसमें पूरा मैटर है ही है। बस आप उस पत्र का संदर्भ दे देंगे कि कृपया हमारे पत्र संख्या इतने इतने, दिनांक इतने इतने का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ये सूचनाएं मांगी गई थी। अब जैसे आपका अनुस्मारक पत्र जाएगा तो आपका वो जो पहले वाला पत्र था उसको खोल के देखेंगे कि भाई कौन कौन सी सूचनाएं मांगी गई थी। इसलिए जो अनुस्मारक पत्र होता है वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। पूरा हमको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, क्योंकि पूरी कहानी पहले से लिख चुके होते हैं। ठीक, परिभाषा देख लेते हैं। और हमारा जो मेंस का बैच चल रहा है उसको अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग इस नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं 6393350769। ठीक है, यहाँ पर पूरा मेंस का बैच चलाया जा रहा है। RO 2022 के लिए नोट्स दिए जा रहे हैं, PCS 2022 के लिए। तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। अनुस्मारक का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी पत्र का जवाब आने में विलंब होता है। ऐसी स्थिति में संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्यालय का ध्यान आकर्षित करने या फिर याद दिलाने के लिए अनुस्मारक या फिर अनुसरण पत्र भेजा जाता है कि भाई हमने पत्र भेजा था, आपका हो सकता है भूल गए हो, क्या पता है, सरकारी काम है, ठीक है, तो भूल गए हो, नहीं पता है, कहीं पत्रावली में दब गया होगा। अनुस्मारक का आधार वही होता है जिस रूप में पूर्व में पत्र भेजे गए थे, अर्थात शासकीय पत्र के रूप में अनुस्मारक, शासकीय पत्र यथा आदि। अभी मैंने बताया कि जिस रूप में पत्र, अगर शासकीय पत्र भेजा गया है तो उसका अनुस्मारक भी शासकीय पत्र के रूप में ही जाएगा। अगर अर्धशासकीय पत्र या कोई और पत्र भेजा गया था और उसका अगर अनुस्मारक भेजना है तो उसका प्रारूप वही होगा जिस रूप में पूर्व में पत्र भेजा गया था। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शासकीय पत्रों के मामले में ये सिचुएशन ज्यादा आती है। जब शासकीय पत्र या सरकारी पत्र भेजा जाता है तो उस स्थिति में अनुस्मारक पत्र ज्यादा दिया जाता है। इसलिए हमने जो यहाँ पर प्रारूप बनाया है और जो आपको एग्जाम्पल हम देंगे तो वो भी आपके उसी हम शासकीय पत्र के अनुस्मारक के ही देंगे। ठीक, विशेषताएं क्या होती देख लेते हैं। अनुस्मारक का आलेख्य सूक्ष्म रूप में लिपिबद्ध होना चाहिए। मैंने कहा ना कि मतलब यहाँ पर मान लो पहले पत्र गया था, वो उसके 3-4 प्रस्तर थे या 2-3 पेज का था, तो उतनी हमें कहानी बतानी नहीं है, क्योंकि हम एक बार पत्र भेज चुके हैं, सारा मैटर उस विभाग को पता है, उसके पास वो पत्र है मेरा। तो हम क्या करेंगे, उसी पत्र का रेफरेंस दे देंगे कि उस पत्र के, कृपया उस पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि उस डेट को भेजा गया था, तो वो सूचना हमको उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक, जो इसका अनुस्मारक पत्र का आधार है वो पूर्व में लिखे गए पत्रों के आधार पर ही होता है, यानी जो पत्र हमने पहले भेजा था उसी पत्र के आधार पर हम अनुस्मारक भेजेंगे, उसी रूप में उसको भेजेंगे। और ये लंबित मामलों के लिए भेजा जाता है, स्मरण या फिर याद दिलाने के लिए इसको भेजा जाता है। तो ये जो है हमारा अनुस्मारक पत्र है। आप, मुझे लगता है कि बखूबी समझ गए होंगे कि अनुस्मारक पत्र कब भेजा जाएगा। ठीक, अब देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा शासकीय पत्र का प्रारूप। ध्यान रखिएगा, आपने शासकीय पत्र पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस तो वही प्रारूप क्या होगा, वही आपका अनुस्मारक का हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसमें मतलब कि जरूरी नहीं कि आप प्रतिलिपि भेजें ही, क्योंकि प्रतिलिपि आप किसको भेजेंगे बहुत जरूरी नहीं होता है। अगर बहुत आवश्यक हो तो कभी कभी भेज दी जाती है। अगर मामला किसी को किसी के संज्ञान में लाना है या किसी को और अवगत कराना है तो आप प्रतिलिपि भेज सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है। लेकिन शासकीय पत्रों में प्रतिलिपि भेजी भी जाती है, नहीं भी भेजी जाती है, अक्सर भेजी जाती है। अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग पत्र संख्या लिखते थे ना, यहां पर राइट साइड में दाहिनी ओर जो पत्र संख्या लिखते थे, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, लिखेंगे अनुस्मारक। ठीक है, अब ये किस क्रम का अनुस्मारक है, क्या आप ये पहला अनुस्मारक भेज रहे हैं तो आप लिख देंगे तो आप सिर्फ अनुस्मारक लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने ये आप पहली बार अनुस्मारक भेज रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अनुस्मारक सिर्फ लिखेंगे और इस अनुस्मारक को आप बोल्ड कर देंगे और अंडरलाइन भी कर देंगे ताकि दूर से दिखे कि अनुस्मारक है। ठीक, इसके बाद जो पत्र संख्या, जो भी वर्तमान में पत्र संख्या चल रही है वो आप पत्र संख्या डाल देंगे। इसके बाद प्रेषक नाम
पदनाम शासकीय पता वही सेम सरकारी पत्र जैसा, सेवा में पदनाम और शासकीय पता वही सरकारी पत्र जैसा, ठीक। लेकिन अगर अनुस्मारक पत्र आप एक बार भेज दिया, फिर भी मतलब वहां से कोई जवाब नहीं आया, फिर भी रिप्लाई नहीं आया, तब क्या करेंगे, आप दूसरा अनुस्मारक भेजेंगे, तब लिख देंगे अनुस्मारक 2, ठीक। इसके बाद फिर भी जवाब नहीं आया तो क्या कर देंगे, अनुस्मारक 3, यानी कि जब तक आपको जवाब मिल ना जाए, भाई मामला गंभीर है, लंबित है, काम उस पर करना है, तो आपको सूचना तो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, फिर जल्दी जल्दी अनुस्मारक भेजते रहेंगे, 3, 4, 5 जो भी क्रम से होगा उसको आप क्रमबद्ध करते रहेंगे। ये होता है बस अनुस्मारक। इसके बाद यहां पर आप लिखेंगे अनुभाग के संभाग से भेजा जा रहा है, स्थान और दिनांक यहां पर आ जाएगा, विषय वही रहेगा जो पूर्व में पत्र भेजा गया था, जो पूर्व पत्र भेजा गया था, जो उसमें विषय था वही विषय यहां पर भी आपका रहेगा। फिर आप लिखेंगे महोदय, कृपया इस मंत्रालय या विभाग के या कार्यालय के पत्र संख्या इतने इतने, जो पत्र हमने पहले भेजा था उसका पत्र संख्या यहां डालेंगे, दिनांक कितने को, इतनी दिनांक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ये सूचना मांगी गई थी, परंतु पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आपके कार्यालय द्वारा उपरोक्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। कृपया शासकीय हित में उपरोक्त सूचना शीघ्र ही इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इतनी बात आप लिखेंगे। अब यहां पर क्या मामला था कुछ पता नहीं है, आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जो हम इस पत्र का रेफरेंस दे रहे हैं वो सारी बातें, पूरा मामला हम उस पत्र में समझा चुके हैं, इसलिए इस अनुस्मारक में आप उस मामले का जिक्र नहीं करेंगे, नहीं तो पत्र बहुत लंबा हो जाएगा। और मैंने लिख दिया है कि अनुस्मारक का आलेख सूक्ष्म रूप में लिपिबद्ध होना चाहिए, यानी बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना है। अगर आप मामले को बताना ही चाहते हैं तो अगर पहले आपने 10 लाइन में लिखा था तो वहां पर सिर्फ आप 2 लाइन में उसको डिस्क्राइब कर दीजिए कि इस से संबंधित ये मामला था, बस फुल स्टॉप कर देंगे। भौदी हस्ताक्षर नाम ब्रैकेट में आएगा और पदनाम के बाद फुल स्टॉप यहां पर जरूर लगाइएगा, भौदी के बाद कॉमा आएगा, बस यहां पर आप उसके बाद भेज दीजिए, बस अनुस्मारक पत्र चला गया, ठीक, चला गया। मान लो वेट किया आपने, कभी कभी क्या होता है कि आप यहां पर थोड़ा सा टाइम बॉन्ड भी कर देते कि हमको सूचना 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, या 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ठीक, या 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। वो मामले की गंभीरता पर डिपेंड करता है कि कितना मामला गंभीर है, उसी आधार पर हम अनुस्मारक पत्र का समयबद्ध उसको करते हैं, टाइम बॉन्ड कर देते हैं। तो ये आपका हो गया भैया अनुस्मारक पत्र, और इसकी जो PDF है वो आपको हम ग्रुप में उपलब्ध करवा देंगे, और 2-3 वहाँ पर आपको उदाहरण मिल जाएंगे, पूरा जो है फॉर्मेट और ये सब सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक। बाकी आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। डेट आपकी बढ़ी गई है, 10 अप्रैल थी, अब 24 अप्रैल हो गई है, 14 दिन का समय और मिल गया है, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ रिवीजन ही हो जाएगी। और PCS की परीक्षा आपकी 12 जून को होने वाली है, और जो RO 2022 है तो संभावना है कि जून जुलाई के बाद आने की संभावना है, चूंकि अभी आयोग को अध्याचन नहीं मिला है शासन से, तो जैसे ही आयोग को सीटों की संख्या मिल जाएगी और वैसे ही जो है आयोग अपना तैयारी कर देगा। और आप देख रहे कैलेंडर में कि आयोग ने 3-4 डेट को रिजर्व कर लिया है ना, आपने देखा आरक्षित लिखा हुआ ना, आरक्षित ये डेट, आरक्षित ये डेट। इसका मतलब है कि आयोग के दिमाग में है कि हमको समीक्षा अधिकारी या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए भी डेट हमें चाहिए, इसलिए उसने पहले से ही डेट को निर्धारित कर लिया है, आरक्षित कर लिया है कि अगर हम विज्ञापन निकालेंगे तो हमें जो है उस डेट पर हम परीक्षा करा सकेंगे, हमारे पास पहले से रिजर्व डेट है, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।